अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फायरबेस की मदद से ये CRUD एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। इससे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने आपको रियल टाइम डाटाबेस की मदद से CRUD एप्लीकेशन और एक ब्लॉग बनाना सिखाया था कि किस तरह से आप उसके अंदर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करते हो, किस तरह से आप उसके अंदर CRUD एप्लीकेशन परफॉर्म करवा सकते हो। इस वीडियो में हम सेम तरह की हमारे पास प्रोडक्ट है फायर स्टोर, उसके अंदर हम काम करते हुए CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। जब आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लोगे फिर आपको फायर स्टोर की समझ आ जाएगी कि हम फायर स्टोर के साथ किस तरह से काम करते हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमने कोई भी डाटा एंटर करना है तो ऊपर इसको मैं यहाँ पे नेम दूंगा और फिर हमने कोई भी ईमेल देनी है, इसको कोई भी मैं ईमेल दे के उसके बाद यहाँ पे ऐड डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे। ये वाली ईमेल और ये वाला नेम हमारे पास नीचे ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास नीचे ऐड हो गया। अब इनमें से किसी को भी मैंने डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सिंपली इस डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा, रियल टाइम में डिलीट होगा। ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया डाटा डिलीटेड और नीचे हमारे पास डाटा भी डिलीट हो गया। अब देखो, जब भी मैं डाटा को डिलीट करता हूँ ना, या ऐड करता हूँ या अपडेट करता हूँ, ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है, ये 3 सेकंड के बाद गायब हो जाता है। तो इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी फंक्शन के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर टाइम को सेट करते हो कि वो इतने टाइम के बाद वो गायब हो जाए। फिर हमारे पास आ रहा है ये अपडेट वाला बटन, अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो डाटा हमारे पास जहाँ पे मौजूद है वो फॉर्म के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ रहा था पहले ऐड डाटा, अब हमारे पास बटन आ गया अपडेट डाटा। अब अपडेट डाटा के अंदर यहाँ पे मैं कोई भी डाटा को अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे डाटा को अपडेट किया और फिर करूँगा अपडेट डाटा के ऊपर क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूँगा हमारा रियल टाइम में डाटा अपडेट होगा, रीलोड हो गया। ये देखिए हमारे पास बाबर आ गया और ये हमारे पास सेम तरह की ईमेल आ गई। और इसके अंदर भी सेम तरह से हमने वो फंक्शन लगाया हुआ है कि जब भी हमारे पास ऊपर नोटिफिकेशन आए, ऐड डाटा, डिलीट डाटा या अपडेट डाटा, तो 3 सेकंड के बाद वो नोटिफिकेशन हमारे पास गायब हो जाए। इसको हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। इवन आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करना भी सिखाऊंगा और एट द एंड आपको ये CRUD एप्लीकेशन बनाना भी आ जाएगा। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपके लिए बेस्ट वीडियो है, आप इसको कंप्लीट देख सकते हो। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत फायरबेस को सीखा हुआ है तब भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं सीखा हुआ तब भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा, साथ में फंडामेंटल भी समझाऊंगा और साथ में किस तरह से कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम रिएक्ट JS और फायरबेस को, नेक्स्ट JS और फायरबेस को हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब इस CRUD ऐप को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 इनपुट्स के टैग लिए हैं। एक के अंदर हमने नेम को गेट करना है और एक के अंदर हमने ईमेल को गेट करना है, और एक नीचे हमने बटन का टैग लिया है। ये आपका स्टार्टर कोड है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट इसके अंदर हमने थोड़ी सी HTML और CSS लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका सोर्स कोड है। एक हमने index.html की फाइल ली है, एक हमने स्टाइल और CSS की फाइल ली है और एक हमने फाइल ली है script.js की। index.html के अंदर हमने स्टाइल और CSS को भी लिंक कर लिया है और हमने script.js को भी लिंक कर लिया है। इसके अंदर एक हमने टॉप पे डिव लिया है जिसको हमने क्लास लगाई है नोटिफाई। जो भी हम नोटिफिकेशन देंगे, मतलब आपने डाटा को ऐड किया, डाटा एडेड नजर आ रहा हमें, वो हम इस डिव के अंदर उसको शो करवाएंगे। फिर इसके नीचे एक और हमने डिव ली है, इसको हमने क्लास लगा दी है फॉर्म। इसके अंदर हमने फॉर्म का टैग इस्तेमाल नहीं किया, हमने एक डिव को क्लास लगा दी है फॉर्म। फिर इसके अंदर हमने 2 इनपुट्स के टैग लिए हैं, उनकी टाइप आपकी टेक्स्ट और टेक्स्ट। ईमेल की आप यहाँ पे ईमेल कर दो और दूसरे की आप टेक्स्ट ही रहने दो। ID इसकी पहले वाली की नेम और सेकंड वाले की ईमेल। फिर प्लेस होल्डर के अंदर फिर हमने यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लगाया ऑटो कंप्लीट ऑफ। ऑटो कंप्लीट का मतलब होता है कि अक्सर आप इनपुट के अंदर इंटर करते हो, नीचे आपको सजेशन आने लग जाती हैं। ऑटो कंप्लीट ऑफ लगाने के ऊपर वो आपको सजेशन नज़र नहीं आती। फिर लास्ट पे हमने इसके ऊपर एक बटन का टैग लिया जिसको हमने ID लगाई है ऐड डाटा और इसको हमने क्लास लगा दी ऐड डाटा। बस इतना सा इसका HTML का कोड है और स्टाइलिंग भी इसकी बिल्कुल ही सिंपल सी है, ये आप देख सकते हो और आपको सोर्स कोड में भी अवेलेबल है। सिंपल हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग और बॉक्स शेडो अप्लाई किया है ताकि हमारा UI थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये इसका स्टाइल और CSS का और HTML का कोड था। अब बात है हम इसकी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की तरफ। सबसे पहले आपने index.html के अंदर आपने फाइल को इंक्लूड कर लेना है script.js को। इसकी आपने टाइप रखनी है मॉड्यूल। टाइप आपने इसकी लाजमी मॉड्यूल रखनी है, अगर आप इसकी टाइप मॉड्यूल मिस करोगे तो आपके पास फंक्शन वर्क नहीं करेंगे। स्क्रिप्ट की टाइप मॉड्यूल SRC के अंदर आपने अपनी फाइल का URL दे देना है। फिर आपने आ जाना फायरबेस की वेबसाइट के ऊपर, ये आपकी firebase.google.com है। फिर आपने यहाँ पे इसके ऊपर बटन आपको नजर आ रहा है गो टू कंसोल, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके ऊपर हमने क्लिक किया और ये हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब न्यू विंडो के अंदर आपके पास आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो हमने पहले क्रिएट किए हैं। अब हमने इनमें से किसी को इस्तेमाल करना है तो हम इनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने अगर कोई न्यू क्रिएट करना है तो ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इसको फ्रॉम स्क्रैच समझाऊंगा, तो आपने ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं इसको दूंगा क्राड फायरबेस, क्राड फायर स्टोर आप इसको देंगे, क्राड फायर स्टोर। और ये आपके पास आ रहा है कि आप इसको ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, इसको हम कर देंगे ख़त्म, क्राड फायर स्टोर। ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम होगा। इसको आपने कर देना कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट्स। इसको आपने ऑफ कर देना है क्योंकि अभी हमें गूगल एनालिटिक्स नहीं चाहिए। फिर आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये थोड़ी सी देर लेगा और आपके पास ये सर्कल कंप्लीट होगा और साथ ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया। फिर आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने इसको एप्पल, अगर आपने आईफोन के लिए कोई ऐप बनानी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपने इसको इंक्लूड करना है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, फिर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे। हमने चूँकि इसको इस्तेमाल करना है जावास्क्रिप्ट के साथ, तो ये आपका आएगा वेब, तो आपने वेब के ऊपर क्लिक कर देना है। सेम इस तरह से अगर कोई यूनिटी 3D के अंदर काम कर रहा है या फ्लूटर के अंदर काम कर रहा है तो आप इनके ऊपर क्लिक कर सकते हो। लेकिन जब आपने वेबसाइट्स बनानी है, खुसूसन आपने जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है, रिएक्ट जेएस के साथ काम करना है, रिएक्ट नेटिव के साथ काम करना है, या आपने नेक्स्ट जेएस के साथ काम करना है, तो आपने सिंपली इस वेब के ऊपर क्लिक कर देना है। इवन नोड जेएस के साथ भी आपने वेब के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि इसके अंदर हम वेबसाइट बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपने आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने अपनी ऐप का नाम देना है, तो इसको हम देंगे यहाँ पे क्राड ऐप। आप यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, तो मैं इसको दूंगा क्राड ऐप। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो फिर हमने सोच समझ के रखना होता है। फिर आपने रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। या आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग, इसको आपने क्लिक नहीं करना क्योंकि अभी हमें फायरबेस की होस्टिंग नहीं चाहिए। फिर आपके पास ये सेकंड वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है कि आपने फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से इंक्लूड करना है, एनपीएम की मदद से या स्क्रिप्ट की मदद से। हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट की मदद से इसको इंक्लूड करना है। आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और जो आपकी script.js की फाइल है इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसके स्टार्ट वाला स्क्रिप्ट का टैग और एंड वाला दोनों को आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। ये आपकी ऐप इनिशियलाइज होगी। फिर आपने आ जाना कंसोल के अंदर। यहाँ पे आपने कंटिन्यू कंसोल के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है बिल्ड के अंदर आपके पास वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फायरबेस आपको ऑफर करता है, जिसमें ऑथेंटिकेशन, ऐप चेक, फायर स्टोर डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डेटाबेस कंप्लीट समझा दी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक दफ़ा आप उनको देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हमने इस्तेमाल करना है फायर स्टोर को, तो आपने इस फायर स्टोर डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने जस्ट क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और मॉडल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको इनिशियलाइज कर देना है। सबसे पहले इसके अंदर आपने लोकेशंस देनी है। ये आपके पास लोकेशन आ रही है, ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिया, तो आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने इसको कर देना है नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये एक और ऑप्शन आ जाएगा कि इसके रूल्स क्या आपने रखने हैं, स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड या स्टार्ट इन टेस्ट मोड। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं तो आपने स्टार्ट इन टेस्ट मोड कर देना है। दोस्तों, जब भी आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हो, जब आप प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हो तो आपने स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इसको स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन मोड है वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिर आपने इनेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आपका फायर स्टोर इनिशियलाइज हो गया। अब जो भी आप डाटा दोगे आपका यहाँ पे स्टोर होगा। अब यहाँ पे आपका कोई काम नहीं, आपने आ जाना कोड के अंदर और यहाँ पे जहाँ पे आपने इंपोर्ट किया हुआ है इनिशियलाइज ऐप को, इसी को आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपने जहाँ पे लिखा हुआ ऐप वहाँ पे आपने कर देना फायर स्टोर, और यहाँ पे आपने लिख देना गेट फायर स्टोर। ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं जो आप कॉल करके अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे हमने किया गेट फायर स्टोर। अब यहाँ पे आपने लिखना कांस्टेंट, और कांस्टेंट को आपने नाम दे दिया DB, क्योंकि इसके अंदर हमने डाटाबेस को इनिशियलाइज करना है। अब इसके अंदर हम डाटाबेस इनिशियलाइज कर रहे हैं गेट फायर स्टोर के, और इसके अंदर आपने ऐप को पास कर देना। अब ऐप के अंदर जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो इसके अंदर पास हो जाएंगी। अब इस प्रोजेक्ट को पता चल जाएगा कि किस प्रोजेक्ट के अंदर आपने गेट फायर स्टोर को इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पे DB के ऊपर आपने किया गेट फायर स्टोर, ठीक हो गया।
अब इसके नीचे आपने इसको चेक करने के लिए कंसोल के अंदर डीबी को प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपकी डीबी प्रिंट हो जाती है तो आपका प्रोजेक्ट परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप करो इंस्पेक्ट एलिमेंट और आप कंसोल के ऊपर आप क्लिक कर दो। यहाँ पे हमने कंसोल के ऊपर क्लिक किया तो आप पर ये फाइल स्टोर आ गया और नीचे आपके सारे इसके ऑथेंटिकेशन आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि आपका कोड यहाँ तक परफेक्टली वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद आपने आपके पास जो नोटिफाई की डिव है उसको आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देना है। तो यहाँ पे हम करेंगे नोटिफाई इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इस नोटिफाई को यहाँ पे स्टोर करवा दो। या आपके पास नोटिफाई, इसको कॉपी किया क्लास को, स्क्रिप्ट के अंदर हमने यहाँ पे डॉट लगाया, डॉट लगा के इसको स्टोर करवा दिया। अब इसके नीचे हमने अपने डाटा को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम कमेंट लगाएंगे ऐड डाटा टू फायरस्टोर। अब यहाँ पे आपकी एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होगी जिसकी मदद से आपने डाटा को इंटर करना है डाटाबेस के अंदर। अब सबसे पहले आप यहाँ पे एक फंक्शन लोगे। फंक्शन इसके अंदर आप लोगे ऐड डाटा। स्टार्ट आपका होगा स्मॉल लेटर से और सेकंड आपका होगा कैपिटल लेटर से। इसे बोलते हैं कैमल केस यहाँ पे। अब इसके अंदर जो आप फंक्शन इस्तेमाल करोगे ना वो आपके होने एसिंक्रोनस फंक्शन। तो आप यहाँ पे एसिंक्रोनस लगाओगे, एसिंक्रोनस फंक्शन ऐड डाटा। अब ऐड डाटा के अंदर आप यहाँ पे कांस्टेंट लोगे, इसको हम नाम देना नेम, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप आईडी सेलेक्ट करोगे नेम। अब जो भी आपके इनपुट टैग है ना यहाँ पे, इनको आपने आईडी लगाई हुई है नेम और ईमेल। अब इनको आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। जो भी हम डाटा देंगे इनके अंदर वो हमारा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट नेम के, जहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लो। अब इसके अंदर आप किया आगे इनपुट, और यहाँ पे आप लिख दो वैल्यू कि इनपुट के अंदर जो उसका एट्रीब्यूट वैल्यू है ना उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो वैल्यू। अब इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लो। सेकंड को आप यहाँ पे कर दो ईमेल। तो आपकी ईमेल और जो आपका नेम है वो इन दोनों के अंदर स्टोर हो गया। अब इस फंक्शन से बाहर आके आपने यहाँ पे जो बटन है उसको स्टोर करवा देना, और बटन के ऊपर आपने ये फंक्शन जो है वो कॉल करवा देना। आप यहाँ पे लिखो ऐड btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इस बटन की आईडी पास कर दोगे। तो ये हमारे पास बटन की आईडी है ऐड डाटा। इसको हमने कॉपी किया, स्क्रिप्ट के अंदर इसको पास कर दिया। फिर आपके पास ये जो बटन है इसके ऊपर आप इवेंट लगाओ ऐड btn डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और इसके ऊपर आप इवेंट लगाओ क्लिक का, कि जब भी इसके ऊपर हम करें क्लिक करने के बाद इसके ऊपर एक फंक्शन चल जाए ये ऐड डाटा वाला। तो इसके ऊपर हमने ये फंक्शन चला दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो इस बटन के इवेंट के ऊपर लग जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अलर्ट लगा के और नेम को प्रिंट करवा देते हैं। अब नेम इनपुट के अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे वो हमारे पास अलर्ट के अंदर आनी चाहिए। तो ये हमारे पास अलर्ट आ गया। हमने यहाँ पे लिखा था DF और ये हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। तो अब इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब इसके नीचे आपने लगाना है फंक्शन, जिसके अंदर आप ट्राई एंड कैच मेथड का इस्तेमाल करोगे। जब भी आप एसिंक्रोनस फंक्शन का इस्तेमाल करते हो ना तब आप ट्राई और कैच मेथड का इस्तेमाल करते हो। ट्राई और कैच, यहाँ पे कैच के अंदर जो भी आपका एरर आएगा ये उसको पकड़ लेगा, और अदरवाइज जो आपका कोड आएगा वो ट्राई के अंदर रन कर देगा। ये इसके दो ब्लॉक्स हैं। तो आप इसके अंदर इसको पैरामीटर पास कर दो एरर्स, और यहाँ पे कि जब भी कोई आपका एरर आएगा तो कंसोल के अंदर आपका एरर प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज ये ट्राई वाला जो कोड है वो चल जाएगा। और ट्राई वाले कोड के अंदर आपने लिखना है कांस्टेंट और डॉक रेफरेंस, ये आपने लगा देना। और डॉक रेफरेंस के अंदर आपने यहाँ पे लगाना अवेट के अंदर आपने यहाँ पे लगाना है ऐड डॉक। अब ये आपका ऐड डॉक है ना, ये आपका फायरस्टोर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। तो आपने इसको ऊपर पहले कॉल कर देना। यहाँ पे आप पास लिखा ना गेट फायरस्टोर, साथ ही आपने कॉल कर देना ऐड डॉक को, और यहाँ पे आपने लिखना वेट ऐड डॉक, और ऐड डॉक के अंदर फिर आपने देना कलेक्शंस। यहाँ पे कलेक्शन, ये जो आपका कलेक्शन है ना ये भी आपका सेम इसी तरह से, इसको भी आपने ऊपर से कॉल कर लेना। यहाँ पे कलेक्शन स्पेलिंग आपके ठीक होना चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो फिर ये वर्क नहीं करेगा सही से। तो स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी। कलेक्शन, अब कलेक्शन के अंदर फिर आप लगाओगे इस तरह से छोटी ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर आप दोगे DB कि आपकी डाटाबेस के अंदर कलेक्शन के अंदर कि किस डाटाबेस के अंदर आपने स्टोर करवाना है, और किस नेम के साथ किस कलेक्शन के अंदर आपने इसको स्टोर करवाना है। तो मैं इसको कलेक्शन दे दूंगा यूज़र्स। आप इसको स्टोर करना चाहो, सॉरी स्टूडेंट्स करना चाहो। अगर आप किसी प्रोडक्ट्स का डाटा इंटर कर रहे हो तो आप वहाँ पे प्रोडक्ट्स कर दो अपने टेस्ट के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर आपने इससे बाहर आ जाना। जो आपको ये दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में आपने कॉमा लगा देना। कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे लगा देनी करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपने इंटर कर देना। अब ये वाला आपने शेप जो है वो ज़हन में रखनी है। कांस्टेंट डॉक रेफरेंस के बाद आपने इसको इक्वल कर देना वेट
ऐड डॉक के अंदर फिर कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर डाटाबेस। फिर आपने यहाँ पे देना कलेक्शन का नाम कि किस कलेक्शन के अंदर आप अपने डाटा को स्टोर करना चाहते हो। अब इसके अंदर आप दोगे वहाँ पे किन आप आईडीज़ के साथ या किन कीज़ के साथ डाटा को स्टोर करना चाहते हो। अब जो नेम वाली हमारे पास है ना, मतलब जो आप नेम दे रहे हो, तो नेम के लिए हम वहाँ पे भी की इस्तेमाल करेंगे नेम, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या देंगे, नेम वैल्यूज़ के हम देंगे यहाँ पे नेम वेरिएबल का, ये जो आपके पास ऊपर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप वेरिएबल का नाम कर दो यहाँ पे नेम यू, मतलब इसका आप नेम जहाँ पर नेम रखते हो यू, तो यहाँ पे आप दोगे इसको यू। और ये जो आपकी की है ना, ये आप कोई भी देख सकते हो, लेकिन आपने वो वाली देनी है जिसके साथ आपने इसको आइडेंटिफाई करके आगे चल के डाटा को गेट करना है। तो अब नेम के लिए यहाँ पे नेम का इस्तेमाल करूँगा, और जो ईमेल है उसके लिए मैं ईमेल का इस्तेमाल करूँगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है। आपको पता भी होगा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं। अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा। आपने यहाँ पे लगाना है कॉमा लगाने के बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लो, और ये जो लास्ट वाला कॉमा इसको चाहे हटा दो या लगा रहने दो, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप जो सेकंड आपके पास ईमेल है, तो यहाँ पे आप ईमेल दोगे, और ईमेल की जो वैल्यू है वो भी आप दोगे ईमेल। अब ये जो ईमेल की वैल्यू यहाँ पे आपने दी वेरिएबल ईमेल, अब ये इस वेरिएबल के अंदर आ रही है, और ये वेरिएबल क्या कर रही है, जो हमारे पास इनपुट फील्ड ईमेल है ना, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको स्टोर करवा रही है। तो अल्टीमेटली जो भी हम वैल्यू देंगे वो इस ईमेल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और ये ईमेल जो है वो अपने डाटा को इस की के अंदर पास कर देगी, और सेम इस तरह से आपकी नेम फील्ड भी। अब आपको ट्राई मेथड की समझ आ गई। अब अगर आपका ये मेथड सही से वर्क कर जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हो। मैं सबसे करूँगा notify.inner.html के अंदर कि जब भी आपका डाटा इंटर होगा तो notify.inner.html या इनर आपको इसको टेक्स्ट कर दो। इसके अंदर आपके पास डाटा ऐड हो जाएगा, डाटा एडेड, और यहाँ पे आप इसकी जो आईडी है उसको भी प्रिंट करवा सकते हो कि जब आपका डाटा ऐड हो तो आपके पास किस आईडी के थ्रू वो ऐड हो। मतलब आप उसकी आईडी, जो उसकी आईडी वहाँ पे जनरेट होगी ना, तो आप उसकी आईडी को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको, जब आपने साथ में वेरिएबल्स भी लगानी है, तो अगर आप डबल कोट्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको इसके बगैर आके प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। लेकिन उसका जो बेस्ट वे वो ये है कि आप यहाँ पे जो बैकटिक्स है उनका इस्तेमाल करो, क्योंकि इसी के अंदर आप अपना स्ट्रिंग, वेरिएबल, बूलियन सब कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं $, फिर करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक रेफरेंस, और डॉक रेफरेंस के बाद इसको हम लगा देंगे आईडी, सेव करेंगे। अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू देंगे इसके अंदर। नेम इसको दे देता हूँ मैं यहाँ पे BA बाबर, और यहाँ पे कर देता हूँ babar@gmail.com। ये हमने इसको वैल्यू दे दी ईमेल वाली को। फिर आपने किया ऐड डाटा के ऊपर क्लिक, ऐड डाटा के ऊपर हमने क्लिक किया यहाँ पे, और ये आपकी आईडी यहाँ पे प्रिंट होगी, और आपके पास यहाँ पे शो हो गया डाटा एडेड, और ये आपके पास आगे आईडी प्रिंट हो रही है। अगर आप यहाँ पे फायर स्टोर कलेक्शन को आप देखो तो यहाँ पे भी आपका डाटा स्टोर हो जाएगा। अभी एक दफ़ा इसको रीलोड कर लेते हैं। जब आप एक दफ़ा आपको रीलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका डाटा उसी वक्त स्टोर हो जाएगा। अभी हमारे पास थोड़ा सा आई थिंक नेट का इशू था, इस वजह से ये जो डाटा उसको उसी वक्त गेट नहीं कर रहा। तो ये आपके पास आ गया डाटा कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर हमने 2 दफ़ा बटन के ऊपर क्लिक किया तो 2 दफ़ा इसने वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब ये जो आपको नेम और ईमेल जो मैं आपको वहाँ पे समझा रहा था, ये वाली, अब यहाँ पे जो इसको नाम दोगे उस नेम के साथ यहाँ पे डाटा को स्टोर कर देगा। यहाँ पे ईमेल को करेगा, या फिर आपका जो नेम है उसको यहाँ पे स्टोर कर देगा। अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई। अब इसके अंदर आप वैल्यू चेंज करो। अब यहाँ पे बाबर आ रहा है, बाबर की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे साबिर, और यहाँ पे हम कर देते हैं ऐसे ऐड डाटा के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आईडी चेंज होगी, और यहाँ पे आपके पास थर्ड फील्ड आ गई। थर्ड फील्ड के ऊपर आप क्लिक करोगे, इसको हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। थर्ड के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे तो आपके पास क्या होगा कि बाबर, ये आपके पास आ गया ऐसे saber@gmail.com, जो हमने अभी ऐड किया। ठीक हो गया, ये आपके पास डाटा सारा ऐड हो गया, और ये हर डाटा की अलग से एक यूनिक आईडी आ रही है। अब ये जो यूनिक आईडी है ये हम खुद से भी जनरेट करवा सकते हैं। उसके लिए हम जो टाइम मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे। वो आप जब आपको नीड होगी तो आप कमेंट्स करना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक हो गया। अब आपका डाटा डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया। अब आपने इंसर्ट सीख लिया, लेकिन जब भी आपने डाटा को इंसर्ट करना होता है ना, ये आपकी इनपुट की फील्ड्स जो है वो खाली हो जानी चाहिए। अगर आपकी इनपुट्स की फील्ड खाली नहीं होंगी तो वो सही वाला जो है ना वो इफेक्ट नहीं जाता। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका डाटा ऐड हुआ, डाटा ऐड होने के फ़ौरन बाद आप यहाँ पे जो ये ईमेल्स हैं, ये आपकी वैल्यूज़ हैं, उनको आप इम्पटी कर दो। या फिर आपको सिलेक्ट कर लो, इनको इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लगा दो, और ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट है इनको आप ख़त्म कर दो, या आप उसको इनको लगा भी रहने दो, तब भी कोई मसला नहीं। आप फिर इनकी जो वैल्यूज़ उसको आप इक्वल कर दोगे। देखिए मैं इसको करूँगा document.querySelector.name, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे इम्पटी, और सेम इस तरह से इसकी भी वैल्यू हो जाएगी इम्पटी।
ये आपका बेस्ट अप्रोच रहती है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप कोई भी डाटा दोगे, मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे कोई और दे देता हूँ आंसर, और उसके बाद यहाँ पे देता हूँ answer@gmail.com। फिर आप करेंगे ऐड डाटा के ऊपर क्लिक। ऐड डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा ऐड होगा, ऊपर आपके पास ये आईडी प्रिंट होगी और आपका जो इनपुट्स की फील्ड है वो खाली होगी। तो ये आपका बेस्ट मेथड रहता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपके पास जो फोर्थ फील्ड है वो आ जाएगी, और फोर्थ फील्ड के अंदर जो भी आपने डाटा दिया है वो आपका स्टोर हो जाएगा। जिस तरह से आपके पास आ रहा है answer@gmail.com और नेम आपके पास नीचे प्रिंट हो गया। तो अब आपको डाटा को इंसर्ट करना आ गया। अब डाटा को हम इंसर्ट करते हैं तो ये जो आपके पास ये आ रहा है ना डाटा एडिट, ये आपके पास नोटिफाई वाली क्लास, इसको आप थोड़ा सा स्टाइल कर दो। तो इसको स्टाइल करना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली आपने आ जाना इसकी क्लास को कॉपी करो स्टाइल और सीएसएस के अंदर। यहाँ पे आपके पास बाकी कोड लगा हुआ है, सिंपली आप इसको लिखो विड्थ इसको आप कर दो यहाँ पे 50% और साथ इसको कर दो मार्जिन 0 और ऑटो, और जो मार्जिन टॉप है वो आप इसका लगा दो यहाँ पे 50 पिक्सल, और साथ में बैकग्राउंड कलर इसका हम लगा देंगे ग्रीन, फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, फ़ॉन्ट कलर इसका हमने कर दिया वाइट, बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया इसका ग्रीन। सेव किया और इसको अब चेक करते हैं तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब इसका आप कर दो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेव किया। और ये जो आपके पास आईडी प्रिंट हो रही है ना, इस आईडी को आप ख़त्म कर दो, क्योंकि आईडी प्रिंट होगी साथ तो वो कोई अच्छा व्यू नहीं जाता। जस्ट हमारे पास प्रिंट हो जाएगा डाटा एडेड। सेव किया और बूम, आपके पास सिंपली आप जो भी आप आइटम ऐड करोगे और वो क्या होगा उसका जस्ट हमारे पास ऐड डाटा जो है प्रिंट होगा। सेव किया तो आपके पास आ गया डाटा एडेड। ठीक हो गया, आपके पास ये नोटिफिकेशन आ गया। अब आपने डाटा को ऐड कर लिया, अब हमने डाटा को गेट करना है। तो डाटा को गेट करने के लिए इसके नीचे आप एक यहाँ पे लगाओगे कॉमेंट आपने सिंपली लगा देना है गेट डाटा फ्रॉम फायरस्टोर। डाटा को गेट करने के लिए भी आपने यहाँ पे सेम सिंगुलर फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और आपने फंक्शन को यहाँ पे नाम दे देना है गेट और डाटा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे इसको ट्राई एंड कैच, सेम मेथड ट्राई आप करो, और फिर अगर आपका ये वर्क नहीं करता तो आपके कैच मेथड के अंदर आपका एरर प्रिंट हो जाएगा, ट्राई एंड कैच। ठीक हो गया। यहाँ पे इसके अंदर आप पास कर दो एरर, जो भी आपका एरर होगा वो आपके पास जो कंसोल है उसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर और यहाँ पे कंसोल लॉग, और लॉग के अंदर आप एरर को प्रिंट करवा देंगे। ठीक हो गया। अब ये आपका ट्राई है ना, इसके अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वो आपका एग्जीक्यूट होगा, और ये जो आपके पास गेट डाटा इसको आप कॉल कर दो वैसे ही। यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे ही कॉल करेंगे तो आपका विंडो लोड के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, अदरवाइज आपको विंडो डॉट लोड और उसके ऊपर भी आप इसको कॉल कर सकते हो। अब ये जो ट्राई मेथड इसके अंदर हम सिंपली सबसे पहले कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हम नाम देंगे डाटा और क्वेरी। इसको आप इक्वल करो दो अवेट के अंदर आप यहाँ पे मेथड पास करोगे गेट डॉक्स। अब ये जो आपका गेट डॉक्स है ना, ये भी आपने सिंपली आपने ऊपर जाके पहले इसको कॉल करना है। यहाँ पे आप कॉल करोगे जिस तरह से आपका ऐड डाटा था, कलेक्शंस था, फिर आप यहाँ पे कॉमन लगाओ और यहाँ पे लगा दो गेट डॉक्स। अब इसको मतलब लिखने का बेस्ट वे होता है इस तरह से आप हर आइटम को अलग अलग से यहाँ पे डिफाइन कर दो। यहाँ पे अब आपका जो कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा, नेक्स्ट फंक्शन आएगा, तो फिर हम कॉमन लगा के उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे। ये आपका बेस्ट मेथड होता है। ठीक हो गया। और ये आपका गेट डॉक्स के अंदर फिर आप यहाँ पे लगाओगे कलेक्शंस, कि किस कलेक्शन से आपने डाटा को गेट करना है, और कलेक्शन के अंदर आप दोगे डीबी के अंदर हम देंगे डीबी, जो हमारे पास ऊपर वेरिएबल के अंदर स्टोर है, या वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, गेट फायर स्टोर। तो यहाँ पे हमने डीबी को पास किया, फिर हमने यहाँ पे पास करना है यूज, जो आपके पास वहाँ पे कलेक्शन का नाम है, हमने यहाँ पे कलेक्शन का नाम दिया था यूज़र, तो सेम आपने एज इट इज़ इसको कॉपी करना है। अगर आपका यहाँ पे गलत होगा तो आपका वो डाटा सही से गेट नहीं होगा। अब उसको पता चल गया कि कहाँ से डाटा को गेट करना है, तो ये आपकी एक वेरिएबल लग गई। फिर उसके बाद आपने इसके लिए आप और लेनी वेरिएबल लेट, आप इसके लिए इस्तेमाल कर लो, क्योंकि इसका स्कोप होता है आपका जो ब्लॉक स्कोप, इससे बाहर इसको कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। इसको इक्वल करो और यहाँ पे इम्प्टी कर दो। एक आपने इम्प्टी वेरिएबल ली HTML के नाम से, गेट डाटा क्वेरी है ना, इसको भी यहाँ पे कॉल करो यहाँ पे, और इसको आप लगाओ फॉर ईच, इसके ऊपर आप ये लूप लगाओ, और यहाँ पे इसके अंदर आप एक एरो फंक्शन पास कर दो डॉग के नाम से, यहाँ पे इससे बाहर आ जाओ और यहाँ पे एरो फंक्शन को प्रॉपर तौर पे कॉल कर दो, और यहाँ पे आप कंसोल के अंदर इसको एक दफ़ा प्रिंट करवा दो। कंसोल के अंदर हम डॉग को प्रिंट करवा देंगे।
अब देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू हमारी प्रिंट होती है कि नहीं। कंसोल के अंदर आए, ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमने अपने डाटा को गेट करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक डाटा। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। सेव किया और इसको चेक करेंगे तो ये आपको सारा अच्छा हमने इसको आई थिंक डेट कर दी है, तो स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी ना। हमने इसको करना डाटा, सेव किया। अब इसको चेक करेंगे तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ आपने स्टोर की हैं फायर स्टोर के अंदर, वो आपको सारी आ गई। बार FD अंसार साबिर, ये सारी आपके पास वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट होगी। अब मैंने इसको कंसोल के अंदर प्रिंट नहीं करवाना, मैंने इसको प्रिंट करवाना है एक टेबल के अंदर। तो उसके लिए हम हमारे पास ऊपर एक ये जो वेरिएबल मौजूद है ना HTML वाली, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे डाटा, और डाटा को हम इक्वल कर देंगे डाटा के, जो भी मैंने आपको करके दिखाया था। इसके अंदर आपकी सारी जो वैल्यूज़ है वो स्टोर हो जाएंगी। अब यहाँ पे लो अब HTML इज इक्वल टू, और इसके साथ आपने प्लस और इक्वल डाल देना। फिर आपने बैकटिक का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे जिसके अंदर आपने डाटा को गेट करना है। तो हम यहाँ पे TR का टैग लेंगे यहाँ पे, और इस TR को हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज। TR के टैग को क्लोज कर दिया, जिस तरह से हम नॉर्मल अपनी HTML की कोडिंग लिखते हैं यहाँ पे। और TR के अंदर आप क्या करते हो, TDs लेते हो। तो आप यहाँ पे TDs लो, यहाँ पे TDs लो, इसको हमने किया यहाँ पे TD, और TD को भी आप यहाँ पे कर दो क्लोज TD। अब इसके अंदर आपने अपनी वैल्यू ऊपर वाली प्रिंट करवानी है, तो सिंपली आप यहाँ पे वेरिएबल का साइन इस्तेमाल करो और फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स का आप लिखो doc.id। अब जो भी आपकी ID होगी वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएगी। फिर इसको अब यहाँ से कॉपी करो और नीचे पेस्ट कर दो। नीचे पेस्ट कर दिया, फिर आप इसको नीचे पेस्ट करो। तो ये जो आपका सेकंड वाला है, इसको आप दो यहाँ पे डाटा, और डाटा के अंदर आप प्रिंट करवा दो नेम्स को। फिर आपकी जो सेकंड होगी उसके लिए आप यहाँ पे अगेन यूज़ करो डाटा, और इसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी ईमेल। ठीक होगी। अब इसके नीचे एक और हमने TD लेना है, जिसके अंदर हमारे पास डिलीट बटन होगा और अपडेट बटन होगा। तो उसको भी आप सिंपल इसी तरह से इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे आप बटन का टैग लोगे यहाँ पे, और बटन के टैग को आपने कर देना यहाँ पे क्लोज कर दिया। और इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखोगे कि डिलीट लिखा। और ये जो बटन है, बटन के अंदर आप पहला एट्रीब्यूट इसको पास कर दोगे क्लास को आप इक्वल कर दोगे del_btn के। यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, फिर इससे बाहर आ जाओ और यहाँ पे फंक्शन कॉल करो ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और ऑन क्लिक के ऊपर आप लगाओगे एक फंक्शन डिलीट डाटा का। यहाँ पे आप यूज़ करोगे डिलीट और डाटा, और डिलीट डाटा को आपने यहाँ पे कॉल कर दिया। इसको आप यहाँ पे कर दो क्लोज। ये हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज हो गया। अब ये जो आपके पास डिलीट डाटा है ना फंक्शन, इसके अंदर जो आपके पास पैरामीटर है, इस पैरामीटर के अंदर आपने जो ID है उसको पास करते हैं ना एज अ स्ट्रिंग। यहाँ पे आप लो बैकटिक का इस्तेमाल कर लो या आप सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर लो। आप इसके इर्द गिर्द डबल कोट का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके अंदर आप सिंगल कोट का इस्तेमाल करोगे तो आपके पास वर्क करेगा। अगर आप इसके इर्द गिर्द जहाँ पे आपने डबल कोट्स लगाए हैं, यहाँ पे आप लगा दोगे सिंगल कोट्स, तो आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे डबल कोट्स। ये जावास्क्रिप्ट की जो सिंटैक्स है वो हम इस तरह से लिखते हैं। अभी मैं बेसिक में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर बेसिक में चला गया और आपको एक एक चीज़ समझाने लग गया तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे हम डॉलर साइन के बाद आप यहाँ पे लोगे करली ब्रैकेट्स यहाँ पे, और अपनी ID को आपने प्रिंट करवा देना यहाँ पे doc और .id। ठीक हो गया। अब सेम तरह से आपका जो मतलब अपडेट वाला बटन है उसने वर्क करना है, तो आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे आप नीचे इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आपके पास डिलीट लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप इसको कर दो अपडेट, और ये आपके पास आ डिलीट डाटा, इसको आप यहाँ पे कर दो अपडेट डाटा। और ये आपके पास डिलीट फंक्शन है ना, यहाँ पे इसको कॉपी करो और नीचे इसको कॉल कर दो। यहाँ पे आपके पास गेट डाटा, इसके नीचे आप कॉमेंट लगाओ और यहाँ पे आप लिख दो डिलीट डाटा और विंडो डॉट डिलीट डाटा इज इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पे हमारा फंक्शन बन गया। ठीक हो गया। अब सेम इस तरह से आपने अपडेट डाटा का फंक्शन कॉल कर लेना है। यहाँ पे आप कर दोगे अपडेट डाटा, और सेम तरह से आप यहाँ पे इसको कॉल कर दोगे। यहाँ पे कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है डिलीट डाटा, तो आपका यहाँ पे अपडेट डाटा, तो अपडेट डाटा को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो। सेव किया और बूम। अच्छा, अभी हमारे पास वो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि उसका हमने जो HTML का टेबल है उसके अंदर हमने इसको कॉल नहीं किया। तो हम यहाँ पे एक टेबल का टैग लेंगे। यहाँ पे आपके पास ये डिव क्लोज हो रही है ना, इसके नीचे एक और डिव लो, उसका क्लास लगा दो टेबल के अंदर आप एक लो टेबल का टैग, और इस टेबल टैग के अंदर आप अपने डाटा को प्रिंट करवाना है।
तो पहले आप इस टेबल जो टैग है इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओ। तो स्क्रिप्ट के अंदर सिंपली यहाँ पे आपके पास ये कोड इनपुट ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ पे TR वाला, इससे बाहर आ जाओ। ये आपके पास ये ब्रैकेट्स ख़त्म हुई, यहाँ पे बैकटिक्स ये वाली, इससे बाहर आ जाओ और यहाँ पे आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर पास कर दो टेबल को, और यहाँ पे आप लिख दो डॉट इनर HTML कि इसके HTML के अंदर आप ये ऊपर हमारे पास HTML वाली वेरिएबल है वो इसके अंदर लिख दो। ठीक हो गया, सेव किया, और यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो टेबल है वो प्रिंट हो गया, और टेबल के अंदर हमारे पास जितना भी डाटा था वो सारा आ रहा है। अब हमने टेबल को स्टाइल करना है, तो टेबल को स्टाइल करना बहुत ही सिंपल सा है। मेरे पास RN इसका CSS का कोड मौजूद है, तो मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। तो इसको कॉपी किया मैं यहाँ पे, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। ये हमारे पास पेस्ट हो गया। अब इसके हम स्टाइलिंग चेक करेंगे तो हमारे पास टेबल इस तरह से स्टाइल हो गया। ठीक हो गया। अब ये आपका जो अपडेट वाला बटन है इसके ऊपर आप क्लास लगा दो ताकि आपका बटन जो है ना ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से शो हो। तो आप यहाँ पे इसकी क्लास कॉपी कर लो। यहाँ पे आपके पास आ रहा है अपडेट BTN, जो वाला अपडेट BTN UBTN, इसको कॉपी करो और स्क्रिप्ट के अंदर इसको आप क्लास लगा दो। सेव किया और अब इसको चेक करते हैं। बूम, अभी आपका टेबल जो है वो सही से लग गया और आपके पास बटन भी स्टाइल हो गया। अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो ऑलरेडी मैंने लगाई हुई थी। अब स्टाइल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आपको CSS बेसिकली आती होगी अगर आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो, अदरवाइज आपके पास सोर्स कोड में अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया। अब हमारे पास डाटा इंसर्ट भी हो गया और डाटा को हमने गेट भी कर लिया। अब जब भी हम डाटा को ऐड करेंगे ना, मैं यहाँ पे कोई भी डाटा ऐड करता हूँ, यहाँ पे हमने कोई भी ईमेल और नेम डमी सा दिया, ऐड डाटा के ऊपर क्लिक किया तो हमारा डाटा तो उसी वक्त ऐड हो गया, लेकिन ये डाटा हमारे पास नीचे शो नहीं हो रहा। तो इसको उसी वक्त शो करने के लिए अगर हमें पेज को रिलोड ना करना पड़े तो ये आपके पास गेट डाटा आपने यहाँ पे कॉल किया ना, तो जहाँ पे आपके पास ये फंक्शन एंड हो रहा है ना, सिंपली इसके बाद आप इसको कॉल कर दो। अब इस कोई भी वैल्यू दोगे, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं कोई और वैल्यू देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोई भी ईमेल, यहाँ पे email.com और ऐड किया तो उसी वक्त आपका डाटा नीचे शो हो जाएगा। उसी वक्त आपका डाटा नीचे भी शो हो गया और ऊपर आपके पास नोटिफिकेशंस भी आ गया। अब आपको पता चलेगा किस तरह से हमने डाटा को ऐड करना है और किस तरह से हमने डाटा को गेट करना है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमने डाटा को डिलीट करना है। अब डाटा को डिलीट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी डिलीट फंक्शन लगा हुआ है। अब इस फंक्शन के अंदर आपने इसको पैरामीटर पास करना ID। अब इस ID के अंदर आपके पास ये वाली ID स्टोर हो रही है। अब इसके अंदर ID स्टोर होगी तो हर बटन के ऊपर अलग से एक ID आ गई, तो हर बटन दूसरे से मुख्तलिफ हो गया। मतलब एक के अंदर ID अगर आ रही है 2 तो दूसरे के अंदर ID आ गई 3, चौथे बटन के अंदर आ गई ID 4। तो अब किसी भी बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो वाली ID हमारे पास प्रिंट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे IDs को दी और यहाँ पे अगर मैं इसको अलर्ट लगा के या कंसोल के अंदर चेक करूँ तो हमारे पास वो वाली ID प्रिंट होगी। सेव किया और यहाँ पे अगर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे तो हमारे पास वो वाली ID ऊपर प्रिंट हो जाएगी। ये ID प्रिंट होगी। अगर मैं किसी और बटन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो इसकी ID यहाँ पे आपको शो हो रही है ना, वही वाली आपके पास यहाँ पे ऊपर शो होगी। तो इससे क्या होगा कि आपका हर बटन दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अब इसी बेनिफिट को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने डाटा को डिलीट करना है। तो सेम उसी तरह से आप यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एसिंक्रोनस और इसके अंदर भी आप ट्राई और कैच ब्लॉक का ट्राई और यहाँ पे सेम तरह से आप इसके बाहर और यहाँ पे लिखो कैच, ट्राई एंड कैच, और इसके अंदर आप यहाँ पे इसको दोगे पैरामीटर हम इसको पास कर देंगे एरर का। अगर आपके पास कोई एरर आता है तो कैच के अंदर आपके पास एरर जो है वो प्रिंट हो जाती है। यहाँ पर कंसोल और कंसोल के अंदर हम एरर को लिख लेते हैं। अब ये ट्राई के अंदर हमने डाटा को डिलीट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट के अंदर हम देंगे इसको डिलीट डॉक। अब डिलीट डॉक, अब ये जो डिलीट डॉक है ये भी आपका फंक्शन है, तो इसको भी आपने ऊपर पहले कॉल कर लेना है। इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे आप इसको लगा दो। अब इसके स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए। यहाँ पे डिलीट डॉग जिस तरह से मैंने आपको लिख के दिखाया है सेम तरह से हो रहा है। एक और अपने फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेना डॉग का, तो आपको 2 फंक्शन कॉल हो गए। अभी आपका डॉग डिलीट डॉग का तो मतलब है कि आपका डाटा डिलीट होना है। अब डॉग का मतलब है सिंगल डॉक्यूमेंट। अगर आप इसके अंदर यूज़ करेंगे गेट डॉग्स तो आपका सारा डाटा आ गया। अगर आप इसके अंदर यूज़ करेंगे डॉग का मतलब आपका सिंगल डॉक्यूमेंट, तो हम इसके अंदर सिंगल डॉक्यूमेंट को ही डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अवेट डिलीट डॉग, और डिलीट डॉग ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन आ गया। और इसके अंदर हम और देंगे डॉग कि सिंगल डॉक्यूमेंट को डिलीट करो। कौन सा? DB, जिसकी डाटाबेस हमारे पास आ गई DB के अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो मौजूद है। और सेकंड इसको हम पैरामीटर पास कर देंगे यूज़र कि कहाँ से आपने डाटा को डिलीट करना है, और फिर इसको ID। तो ये क्या होगा कि आपका डाटा
डिफ्रेंशिएट होगा। ये आईडी इसके अंदर पास होगी, फिर आपकी डीबी के अंदर आपके पास डाटाबेस आ गई और यूज़र आपके पास कलेक्शन का नाम आ गया, और इसके बाद आपके पास ये नोटिफाई है। नोटिफाई के अंदर आप इसको प्रिंट करवा सकते हो डॉट इनर HTML के अंदर कि आपका डाटा डिलीट हो गया। आप यहाँ पर कर सकते हो डाटा डिलीटेड, और इसके ऊपर आप सेट टाइम और फंक्शन लगाना चाहो तो लगा लो, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे गेट जो आपका डॉक है ना, इसको आप कॉल कर लो। गेट डॉक्स वाला आपका फंक्शन, इसको कॉल कर लो। और इसके ऊपर आप एक छोटा सा फंक्शन भी लगा सकते हो सेट टाइम आउट का, कि सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के ऊपर आप कर दो यहाँ पे इसको एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर आप एक टाइम लगा दो कि आपका जो नोटिफाई डॉट इनर HTML है ना, नोटिफाई डॉट इनर HTML ये आपका खाली हो जाए। कितने सेकंड के बाद? आपका हो जाए ये 3 सेकंड के बाद। यहाँ पे आप इसको 3 सेकंड पास कर दो। 3 सेकंड के लिए आप इसको दोगे 3000। सेव किया, और अब हम यहाँ पे किसी भी डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे, डिलीट के ऊपर, तो ऊपर आप हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया डाटा डिलीटेड, और 3 सेकंड के बाद ये आपका नोटिफिकेशन भी गायब हो गया। अब सेम ये जो आपका नोटिफिकेशन है सेट टाइम मोड का, इसको आप कॉपी करो, और ये जो आपके पास है ना इंसर्ट डाटा वाला फंक्शन, तो आप इसके अंदर भी इसको पास कर दो। यहाँ पे आपका फंक्शन एंड हो रहा है ना गेट डाटा वाला, इससे पहले आप इसको कॉल कर दो। यहाँ पे सेव करो। अब आप कोई भी डाटा ऐड करोगे तो आपका नोटिफिकेशन जो है वो, चाहे ऐड करोगे या आप डाटा को डिलीट करोगे, 3 सेकंड के बाद आपका नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी किस तरह से हमने डाटा को इंसर्ट करना है, गेट करना है और डाटा को डिलीट करना है। अब हमने डाटा को करना है अपडेट। तो अपडेट करने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन लगाया हुआ है। अगर आपको मैं ये दिखाऊँ ये वाला, तो अपडेट के अंदर भी आप यहाँ पे आईडी पास करोगे कि इसके अंदर आपकी आईडी आ गई, और इसके नीचे आप क्या करो कि यहाँ पे सेम आपने ट्राई एंड कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करना, ट्राई, और यहाँ पे आप कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे कैच के अंदर आप इसको दोगे एरर, और कंसोल के अंदर भी आप एरर को प्रिंट करवा दोगे, कंसोल और एरर। ठीक हो गया। अब ये आपका फंक्शन है ना, इसके स्टार्ट में आप लगा दो ए सिंक्रोनस फंक्शन, यहाँ पे ये सिंक्रोनस फंक्शन आ गया। और ट्राई के अंदर आप यहाँ पे लो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नाम दो डॉक स्नैपशॉट। यहाँ पे आपको स्नैप और शॉट इज इक्वल टू अवेट, और अवेट के अंदर आप कर दो गेट डॉक्स। गेट डॉक्स के अंदर आप दो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आपने करना है गेट डॉक, क्योंकि हमने एक एलिमेंट को गेट करना है तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे गेट डॉक। यहाँ पे आप गेट डॉक्स नहीं करोगे। ठीक हो गया। इसको भी आप ऊपर यहाँ से कॉल कर लो गेट डॉक को कॉमा लगाओ, और नीचे आप कर दो गेट डॉक। जब मैं आपका गेट डॉक कि यहाँ से आपका जो डाटा वो गेट हो गया। गेट होने के बाद यहाँ पे आप इसको फिर सिंगल पैरामीटर पास करोगे डॉक का, फिर आप यहाँ करोगे डीबी जो हमने ऊपर डाटाबेस दी हुई है, फिर आप इसके अंदर पास कर दोगे यहाँ पे यूज़र को हमने पास कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगा के आईडी को पास कर दिया। अब ये जो आपके पास आईडी होगी वो वाला डाटा आपका डॉक स्नैपशॉट के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, उसका हम नाम दे देंगे करंट यूज़र, या आप इसको करंट यूज़र ही ठीक है, करंट यूज़र इज इक्वल टू डॉक स्नैपशॉट डॉट डाटा यहाँ पे, और इसको आप यहाँ पे बेशक प्रिंट करवा लो करंट जो आपका यूज़र है ना, इसको कंसोल के अंदर। अब यहाँ पे हम इसको कंसोल ओपन करते हैं। अब किसी भी अपडेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसका डाटा हमारे पास जो कंसोल है उसके अंदर प्रिंट हो जाना चाहिए। अभी हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि जो आपका अपडेट बटन है ना, बल्कि नहीं हो रहा, ठीक है हो रहा है यहाँ पे। अब अगेन क्लिक करते हैं, वो नेट की स्पीड की वजह से ना थोड़ा सा इशू कर रहा था। अभी आपका डाटा जो कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया। अब इसी डाटा को हमने कंसोल के अंदर प्रिंट नहीं करवाना, इसको हमने प्रिंट करवा देना है इन इनपुट्स के अंदर। तो सिंपली आप यहाँ पे यूज़ करोगे डॉक्यूमेंट, कि आपने ऊपर ऑलरेडी इनको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। मैं इसको डाटा को क्लोज करता हूँ यहाँ पे, और ये वाली वेरिएबल सिंपली आप इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जी यहाँ पे आप इसको लगा दो, और ये जो इसकी वैल्यू है ना इसको आप कर दो यहाँ पे करंट यूज़र डॉट नेम को हमने कर दिया। सेम इस तरह से आप यहाँ पे इसके अंदर जो करंट यूज़र उसकी ईमेल प्रिंट करवा दो, करंट यूज़र डॉट ईमेल को कर दिया। और अगर आप इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे गेट अपडेट के ऊपर, तो आपका ये डाटा इन वेरिएबल्स के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब आपका डाटा यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है। अब आपका डाटा इन वेरिएबल्स के अंदर आ गया। अब ये जो आपके पास है ना अपडेट डाटा वाला BTN,
या इसके नीचे एक बटन हमने शो करवाना है जिसकी वजह से हमें डाटा को अपडेट करना है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट डाटा, अपडेट डाटा, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे अपडेट डाटा, अपडेट डाटा। अब अपडेट डाटा को अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरे पास ये नीचे आ जाएगा एक और ऐड डाटा, तो इंस्टेड ऑफ ऐड डाटा मैं यहाँ पे करूँगा इसको अपडेट डाटा। ठीक हो गया, अपडेट डाटा। अब ये जो अपडेट डाटा ना, इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट तो लगा देना स्टाइल नन, कि ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट शो ना हो, तो हमारे पास सिर्फ ऐड डाटा प्रिंट होगा। लेकिन जब हम क्लिक करेंगे ना अपडेट डाटा के ऊपर, तो दैन क्या करो कि दैन ये बटन हमारे पास जो अपडेट वाला ये शो करवा दो, और जो ऐड वाला है ये हमारे पास ख़त्म करवा दो। तो उसके लिए हम करेंगे स्टाइल और सीएसएस के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास अपडेट बटन हमने ऑलरेडी इसको ये क्लास लगाई हुई है, तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे अपडेट डाटा, और यहाँ पे अपडेट डाटा इसको हम आईडी पास कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका अपडेट वाला बटन अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन जब आप अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वो बटन है वो शो होगा। उसके लिए हमने क्या किया, स्टाइल और सीएसएस के अंदर दो क्लासेस लगा दिए, शो और हाइड। ठीक हो गया, शो के अंदर हमने कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक, और हाइड के अंदर हमने कर दिया डिस्प्ले नन। अब हम क्या करेंगे, इसके आएंगे स्क्रिप्ट के अंदर, और ये जो आपका बटन है इसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। इसको हम करेंगे यहाँ पर अपडेट डाटा btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी आईडी पास कर दोगे अपडेट डाटा वाली, ये आईडी हमने पास कर दी। फिर आपका ये अपडेट btn है ना, इसके ऊपर आप लगाओ डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसके ऊपर एक क्लास ऐड कर दो शो की। सेम इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो, ऊपर आपने बटन ऑलरेडी लगाया हुआ है ऐड btn वाला, इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लास कर दो हाइड। अब हाइड को हमने लगाया हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले नन, और इसको हमने डिस्प्ले लगाया हुआ है ब्लॉक। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अपडेट वाला बटन आ गया, और जो आपका ऐड वाला बटन था वो गायब हो गया। आगे समझ इस चीज़ की। फिर आपके पास ये जो आ रहा है ना अपडेट btn वाला, ये अपडेट btn, इसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे। यहाँ हम लगाएंगे अपडेट btn डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, किसके ऊपर एक इवेंट लगाओ, कौन सा, क्लिक का हमने इवेंट लगाया यहाँ पे, और इससे बाहर आप कॉमा लगाओ। कॉमा करने के बाद यहाँ पे आप एसिंक्रोनस फंक्शन का इस्तेमाल करो, और फिर फंक्शन यहाँ पे। ठीक हो गया, और ये वाला अब इसके ऊपर हमारा फंक्शन लग गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट लेंगे, इसको हम नाम देंगे न्यू नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम सेम उस तरह से नेम को और आपकी जो ईमेल है उसकी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करवा देंगे, जिस तरह से हमने पहले किया था। और यहाँ पे इसको हमने क्लोज किया। अब यहाँ पे आपके पास सारा न्यू ईमेल, पहले आपका आ गया न्यू नेम, फिर आपके पास आ गया न्यू ईमेल, और इसके अंदर आप आईडी पास कर दोगे ईमेल की। अब नेम और ईमेल आपका अगेन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ आपका न्यू नेम इज़ नॉट इक्वल टू नॉट, और इक्वल डाल के नल, क्या आपका अगर नल नहीं, अगर न्यू नेम इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर आपका वो खाली नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होती है। और जो आपका न्यू ईमेल है वो भी अगर आपका उसके अंदर भी क्या आपकी वैल्यू कोई ना कोई प्रिंट होती है, नॉट इक्वल टू नल होता है, नॉट इक्वल टू नल। देन आप क्या करो, देन आप अवेट फंक्शन को यहाँ पे लगाओ अवेट, और अवेट के अंदर आप क्या करो कि अपडेट डॉक कर दो। यहाँ पे आप लिखेंगे अपडेट और डॉक, और इसके अंदर आप डॉक पास करोगे। डॉक के अंदर फिर आप अपना यूआरएल दोगे डीबी का, डीबी, फिर अगेन आप यहाँ पे इसको दोगे यूज़र्स, ये जो इसका कलेक्शन का नेम है, फिर इसको कॉमा लगा के आप यहाँ पे आईडी को पास कर दोगे। फिर इससे इन दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इनके दरमियान कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, फिर आप यहाँ पे वहाँ पे आपकी की मौजूद है नेम के नाम से, और इसको अंदर आप पास कर दोगे न्यू नेम, और वहाँ पे आपकी की मौजूद है ईमेल की मदद, ईमेल नेम से, तो यहाँ पे ईमेल किया और यहाँ पे आप कर दोगे न्यू ईमेल। आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट हो जाएंगी। लेकिन ये आपका अपडेट डॉक वाला फंक्शन है ना, इसको आपने पहले कॉल करना है ऊपर, तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। जहाँ पे आपका पास गेट डॉक आ रहा है ना, इसके नीचे आप इसको भी पेस्ट कर दो। अब आपका फंक्शन ये भी लग गया। अभी आपका अपडेट डॉक है ना, इसके अंदर डॉक के अंदर डीबी यूज़र आईडी, तो आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी। उसके बाद आप क्या करो कि ये आपका ये फंक्शन चल जाए, इस फंक्शन के फ़ौरन बाद आप नोटिफिकेशन भी जारी कर दो। यहाँ पे नोटिफाई करो, यहाँ पे नोटिफाई डॉट इनर HTML, और उसके अंदर आप प्रिंट करवा दो डाटा अपडेटेड, और यहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर दो गेट डाटा का, गेट
डाटा, ये वाला फंक्शन आप इसको कॉल कर दो ताकि आपका उसी वक्त जो है वो शो भी हो जाए। और सेम आपकी ये जो क्लासेस लगी हुई हैं बटन्स के ऊपर, ये भी आपकी हट जाए। इसको कॉपी करो और यहाँ पे इसकी याद आप क्लास कर दो रिमूव, और यहाँ पे भी आप इसकी कर दो क्लास रिमूव। सेव किया, अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, अपडेट बटन के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे, और ये आपका FF आ रहा है। इंसाइड ऑफ FF मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाबर, और आगे ए डाल के अपडेट करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ये आपका आगे डाटा अपडेटेड और नीचे आपके पास सेम वो नेम आ गया बाबर, और आगे ए जो मैंने वहाँ पे अपडेट किया था। अब सेम तरह से आपकी ये जो इनपुट्स की वैल्यूज़ है वो इनपुट ही नहीं हो रही, तो आप सेम मेथड इस्तेमाल करोगे जो हमने ऑलरेडी किया है। तो सिंपली आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमने किया था यहाँ पे ये वाला, तो इसी को आप कॉपी करो यहाँ से, और ये आपका सेट टाइम मोड फंक्शन जो है इसको भी आप साथ से कॉपी कर लो कि आपका टाइम मोड भी लग जाए ये इनर HTML के ऊपर। तो यहाँ पे इसके ऊपर आओ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, बूम, और इसको थोड़ा सा अलाइन कर दो ताकि थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। सेव किया, और यहाँ पे अब हम किसी भी डाटा को अपडेट करेंगे। अपडेट किया, अपडेट करने के बाद आपका डाटा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू इसको दो और फिर अपडेट बटन के ऊपर क्लिक किया, आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा डाटा अपडेटेड, और नीचे आपके पास डाटा अपडेट भी हो गया, और 3 सेकंड के बाद आपका नोटिफिकेशन भी गायब हो गया। तो अब इस एक वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन बनाना सिखा दिया, जिसके अंदर आप डाटा को क्रिएट कर सकते हो, डाटा को आप गेट कर सकते हो, डिलीट करवा सकते हो और अपडेट करवा सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट, फायरबेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड फायरस्टोर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।